फाइन, तो डे टू डे करंट अफेयर्स देखते हैं। देखो यूरोप में तो हमेशा पॉलिटिक्स रहा है स्टूडेंट, ठीक है। अब जानते हो कि टर्की और हंगरी, ठीक है, ये दोनों भी कंट्री नाटो का ही मेंबर है। अब ये दोनों कंट्री बोल रहा है कि जो फिनलैंड और जो स्वीडन दिया है मेंबरशिप की, हम भी नाटो का मेंबर बनना चाहते हैं, तो ये दो कंट्री थोड़ा ऑब्जेक्शन लगा रहा है। और टर्की का ऑब्जेक्शन तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि जो कुर्द जो है कुर्दिस्तान का मांग कर रहा है ना बहुत दिन से, कुर्द लोग सब, कुर्दिस्तान मतलब एक अलग ही लैंड बनाना चाहता है, तो ये टर्की को तो पसंद आएगा नहीं। और जबकि ये लोग को शेल्टर दिया है तुम्हारा फिनलैंड और स्वीडन वाले लोग ने, तो इसलिए इस खुन्नस में ना ये लोग मेंबरशिप नहीं दे रहा है। और नाटो का नियम ये है कि नाटो का यदि मेंबर बनना है तो जितने भी मेंबर हैं नाटो में सबका सहमति होना चाहिए, इसलिए अटक गया है ये। समझ गए? समझ में आ गया नहीं चीज़ मामला? तो हंगरी और टर्की ये अप्रूव नहीं किया है फिनलैंड और स्वीडन का मेंबरशिप के लिए। तो देखो फिनलैंड पार्लियामेंट उसने बोला कि हम नाटो का मेंबर बनना चाहते हैं, मगर हंगरी और टर्की ही ऐसा कंट्री है जिसने बोला कि नो, अभी फिनलैंड और स्वीडन को हम नहीं देंगे, क्योंकि इसका अपना मांग है कि भाई तुम कुर्द को सपोर्ट करता है, वही कुर्द जो हमारे देश को तोड़ रहा है, तो हम इतना आसानी से तुमको नहीं देने वाले हैं। तो पहले तो फिनलैंड और स्वीडन को भी आश्वासन देना होगा कि ठीक है हम कुर्दिस्तान वाले लोग को शेल्टर नहीं देंगे, तब कहीं इधर हो। ठीक है, ये मैटर था। ये मैटर कब आया था बताओ तो? जब यूक्रेन और रसिया का जो कन्फ्लिक्ट हो रहा था तो बोल रहा था ना सब कि हम ज्वाइन करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे, उस समय का इशू था। देखो ये भी जानते हो कि 2000 पीपल डाई एनुअली, लगभग 2000 आदमी मरते हैं यही मेडिटेरियन सी को क्रॉस करने के चक्कर में। अब बोट का कैपेसिटी 100 है, तो 500 आदमी लद के जा रहा है तो जाएगा ही जाएगा। अब क्या करेगा बेचारा ये लोग, क्योंकि जितने भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है यहाँ पे, गवर्नमेंट भी क्या बोलेंगे, जो भी डिक्टेटर है वहाँ पे, वो जीने कहाँ दे रहा है। एथनिक क्लिनजिंग हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, बेचारा अपना जान बचाने के लिए दूसरे कंट्री में जा रहे हैं शरण लेने के लिए, और बोर्ड में ओवर कैपेसिटी होने की वजह से बहुत सारे लोग मर रहे हैं। तो वही न्यूज़ है, देखो द नंबर ऑफ पीपल किल्ड और मिसिंग ट्राइंग टू एंटर यूरोप इलीगली बाय क्रॉसिंग मेडिटेरियन सी हैज़ बीन राइजन ओवर 2000 एनुअली इन रिसेंट ईयर्स। और हमने ये देखा था, यूके वाला भी देखा था ना कि स्टॉप द बोट वाला, उसमें भी तो देखे थे ना हम लोग कि कैसे यूके का जो ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है। देखो 2016 में तो और ज़्यादा था, क्योंकि 2016 में और टेंशन था। क्यों? सीरिया में जानते हो उस समय बहुत ही सिविल वार चल रहा था, तो सीरियन वाले लोग भाग के, अफगानिस्तान वाले लोग भाग के जा रहे थे सब, और कहीं ना कहीं यूरोप ही दोषी है इस कंट्री को। जैसे अरब स्प्रिंग आया तो क्या हुआ, तुनिसिया तो चलो बहाल हो गया, उसके बाद जितना भी दूसरा कंट्री था, लीबिया, इजिप्ट, ये सब तो पूरा सत्ता परिवर्तन हुआ ही है वहाँ पे। तो सत्ता परिवर्तन होता है, जैसे देखो यहाँ पे जो था गद्दाफी का जो सरकार था लीबिया में, कैसे हटाया गया, तो जब हटाने के बाद तो स्थिति और ख़राब हो गया, 2 पावर सेंटर हो गया था। वी हैव सीन एवरीथिंग इन आवर प्रीवियस एडिटोरियल। अब यहाँ पे देखो 45 नंबर देख लो स्टूडेंट, फिनलैंड और स्वीडन ना दोनों ही कंट्री कहा जाए तो टेक्निकली रिसेशन में ही लोग, रिसेशन समझते हो ना, जो प्रीवियस जो जीडीपी का जो क्वार्टर है उसके कंपेरिजन में इस बार कम हो जाए, जैसे पिछले बार 4 था, फिर 3 हुआ और 2 हो गया, तो आप टेक्निकली रिसेशन में आ गए। तो दोनों कंट्री का स्थिति ऐसा ही है, और हम जानते हैं कि डेवलप कंट्री का ये नॉर्मल फिनोमेना है रिसेशन में जाना। तो वही बताया गया है देखो यहाँ पे। और जो फिगर बताया गया वो फिगर बहुत जल्दी इंपॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ फिनलैंड देखो, गल्फ ऑफ रिगा देखो, इस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुनिया है, और थोड़ा सा पोलैंड वाला जो एरिया होगा वो रसिया का कंट्रोल के अंदर आता है ना। फिगर कोमल भेजे थे ना जुलाई वाला करंट अफेयर्स, उसमें था वो सब चीज़। तो देखो स्वीडन का जो इकोनॉमी है वो 0.9% कम हुआ है इन 3 months ऑफ 2022 एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो हम कह सकते हैं कि स्वीडन भी तुम्हारा रिसेशन में चल रहा है। टेक्निकल कंट्री देखो वही बोल रहा है कि रिसेशन में जाएगा, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट्स है, प्राइजेस बढ़ गया है, तो ये जो कॉमन आदमी होगा उसको असर करेगा। और फिनलैंड भी वही है, टेक्निकल रिसेशन में जा चुका है, क्योंकि 0.6 से घटा है ना, उससे पहले तुम्हारा 0.1 डिक्लाइन हुआ। तो लगातार दिख रहा है कि जो 3 क्वार्टर है प्रीवियस 2 क्वार्टर से कंपेयर में जो अभी रिसेंट क्वार्टर है वो घट गया है। इसलिए दोनों ही कंट्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, नॉर्डिक कंट्रीज़ के अंदर आता है, कंट्री में स्थिति खराब है। आगे देखो, साउथ कोरिया एंड जापान रिलेशन आर गोइंग टू स्ट्रेंथन। अब देखो क्या बोले, ऐसे तो देखा जाए तो जापान और कोरिया का रिलेशन बहुत ही डेंजर रहा है। जापान ने कहाँ छोड़ा कोरिया को, है ना, मंचूरिया को तो उड़ा ही दिया था जापान ने पकड़ के, चाइना को, है ना। बहुत ही स्लेवरी हुआ है वहाँ पे, है ना, बहुत ही सेक्सुअल स्लेवरी हुआ है।
बहुत ही हरासमेंट हुआ है। तो एक कहीं ना कहीं एक खुन्नस है कोरिया को भी। और कोरिया मतलब फुल कोरिया, वो 38 डिग्री वाला लैटिट्यूड वाला नहीं, 38 से तो डिवाइड हो गया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। मगर कोरिया एज अ होल देखोगे ना तो हमेशा खुन्नस रहा है जापान को लेके, क्योंकि जापान ने जो ब्रुचुअलिटी जो अपनाया था 1910 से लेके सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, वो बहुत ही गंदा था जापान का। जापान को शांत करना बहुत ज़रूरी था उस समय, बात समझो तुम लोग। तो यहाँ पे देखो, मगर जियोपॉलिटिक्स में क्या होता है, अभी आपका दुश्मन है, फिर दुश्मन को ही गला मिलाना पड़ेगा बड़ा वाला दुश्मन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि चूँकि चाइना का प्रभाव बढ़ते चला जा रहा है और चाइना और नॉर्थ कोरिया तो एक ही बोट पे है, चाइना और नॉर्थ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया के साथ साउथ कोरिया तो कभी पड़ता है नहीं। और जापान भी हमेशा चाइना को गलती नज़र से देखता है, तो दोनों का तो शुरू से ही रहा ही ऐसा एंटी वाला रहा है। तो इसलिए साउथ कोरिया और जापान एक साथ में आ रहे हैं ताकि वहाँ पे मिलिट्री स्ट्रेंथन हो सके, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगा। और साउथ कोरिया और जापान आता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है दोनों, समझ गए। तो इसलिए बोला गया, देखो और जापान ने जो गंदा चीज़ किया था एक टाइम में, है ना, तो वो तो इसके ऊपर भी किया है, पूरा कोरिया के ऊपर किया है। तो देखो उसको कंपनसेट करने के लिए साउथ कोरिया क्या बोल रहा है। साउथ कोरिया अनाउंस प्लान्स टू कंपनसेट विक्टिम्स ऑफ जापान फोर्स्ड वार टाइम लेबर एमिंग टू एंड अ विशियस साइकिल इन द एशियन पावर रिलेशन एंड बूस्ट टाइज टू द काउंटर न्यूक्लियर आर्म नॉर्थ कोरिया। यानी कि वही बोल रहा है कि अभी साउथ कोरिया क्या बोल रहा है कि जापान के जितने भी विक्टिम्स रहे हैं, क्योंकि दोनों की तरफ गया है, जापान इनफैक्ट ज़्यादा बदमाश था, तो उसके जो विक्टिम्स है उसको हम कंपनसेट करने के लिए तैयार हैं। इसलिए कि साधने की बात है, जापान और साउथ कोरिया दोनों साथ माना चाहता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का उसको हर समय टेंशन रहता है, नॉर्थ कोरिया में पागल बैठा हुआ है, वो रोज ही हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर रहा है, तो डर तो रहेगा ही इसको। और उधर चाइना है, चाइना बोलता करो बाबू हम तो है ही पीछे से तुम्हारा, यूएस भी होगा तो देख लेंगे। तो जानबूझ के रखा है ऐसा, लॉलीपॉप लोग को रखा है जानबूझ के, वो समझ लो। तो ये इसलिए थोड़ा सा ना नॉर्थ कोरिया वो भी तो न्यूक्लियर आर्म्ड बन ही चुका है, न्यूक्लियर कंट्री बन चुका है, तो डर है इसको, इसलिए दोनों बीच में आ रहे हैं, दोनों साथ में आ रहे हैं। देखो बायलैटरल ट्राइब्स, देखो वही 1910 से लेके 45 तक तो बहुत गंदा रहा है टोक्यो और कोरियन पेनिनसुला का, क्योंकि जानते हो कि लगभग 8 लाख कोरियंस को फोर्स लेबर में रखा गया था जापान के द्वारा, ठीक है। वुमेन को सेक्सुअल स्लेवरी बना कर रखा था, यानी कि पूरा गंद मचाया है एशिया में जापान ने, समझ रहे हो ना। मगर उसके बावजूद भी अभी दोनों आ रहे हैं। अभी देखो जापान फिर अभी शांत है, जैसे ही एक बार झटका लगा ना जापान को, उसके बाद जापान सबसे बेस्ट कंट्री हो गया। डेवलपमेंट तो पहले भी कर रहा था जापान, अभी भी डेवलपमेंट कर रहा है मस्त शांति से, इसलिए एक बार झटका लगना भी जरूरी होता है, समझ रहे हो ये। तो बिहाइंड द कर्टन देखते हैं अक्रॉस इंडिया एंड द वर्ल्ड क्या क्या चल रहा है दुनिया में। देखो 2022 अपने आप में खास है स्टूडेंट। फिर मारा क्या, कोई बच्चा है क्या? नहीं ठीक है, तो वो है वो 2 आधा कर देंगे वो पकड़ के, दो जानते हो ना, बलि निकल जाएगा अभी उसका, कोई भी वो करेंगे। कौन बैठा हुआ है बाहर। 2022 में देखो 2022 अपने आप में खास है स्टूडेंट। क्यों खास है? क्योंकि 50 साल बाद ऐसा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्री एक ही बार इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, ऐसा नहीं होता था। अब देखो ना यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो चाहे तुम्हारा यूरोप हो, दोनों ही डेवलप ब्लॉक्ड है। दोनों ने क्या किया कि इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, जबकि अब नॉर्मल फिनोमेना है ये सब चीज़। इसका रीजन है 2020 और 21 में ना क्या किया ये लोगों ने, इजी मॉनिटरी पॉलिसी बढ़ा दिया, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये सब प्रॉब्लम है। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है। देखो इन 2022 द वर्ल्ड विटनेस द मोस्ट सिंक्रोनाइज मॉनिटरी टाइटनिंग। सिंक्रोनाइज क्यों? क्योंकि एक कंट्री ने, अधिकतर डेवलप कंट्री ने एक साथ इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है, जो कि 50 साल में ऐसा पहली बार हुआ है, आफ्टर 50 ईयर्स। समझ में आ रहा है ना। और इसका रीजन क्या है? वही कि 2020 और 21 में जो आप अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी जो चला रहे थे, अब आपका इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो अब इन्फ्लेशन बढ़ गया तो इन्फ्लेशन कम करने के लिए आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हो, 4% 5% से बढ़ा रहे हो, जबकि डेवलप कंट्री में इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए? 0.51% होना चाहिए। और डेवलप कंट्री में इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए? 1 से 2% होना चाहिए। अब डेवलप कंट्री में डबल डिजिट टच कर रहा है, 6, 7, 8 तो नॉर्मल हो गया, वो तो डेवलपिंग कंट्री के लिए होना चाहिए। तो एब नॉर्मल फिनोमेना जो हुआ है ये सब डेवलप कंट्री में एक साथ हुआ है। तो जब एक साथ हुआ है तो सब लोग एक साथ ही प्रयास कर रहा है, इसलिए 50 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ है। समझ में आ गया ना। अब देखो 81 भी यूज़ है। 81 देखो
इंडिया क्या कर रहा है, आरबीडी पाम ऑयल बाहर से मंगवा रहा है ना, आरबीडी टाइप ऑफ पाम ऑयल होता है जो बाहर से मंगवा रहा है। अब बाहर से मंगवाने की वजह से क्या हुआ कि जो हमारा अपना जो इंडियन पाम है, इंडियन पाम ऑयल है ना जी, कौन सा स्टेट सब जरा पाम ऑयल प्रोड्यूस करता है, आंध्र प्रदेश सब जरा प्रोड्यूस करता है। तो ये बोल रहा है कि आप एक काम करो, ऐसे मत मंगवाओ, या मंगवाना है तो इंपोर्ट ड्यूटी लगवाओ, नहीं तो हमारे जो व्यवस्था है उस पर असर हो रहा है, क्योंकि अब सस्ता मंगवा दोगे तो फिर कौन खरीदेगा आंध्र प्रदेश से, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए न्यूज़ में आया, देखो इंडियाज पाम रिफाइनिंग इंडस्ट्री हैविली सफरिंग फ्रॉम द वेरी लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ड्यू टू द एक्सेस इंपोर्ट ऑफ आरपीडी पामलियन मतलब होता है पाम ऑयल। तो समझ गया ना, इसका मतलब वही हुआ कि जो हमारा इंडस्ट्रीज है, अपना इंडस्ट्री है पाम रिफाइनिंग, आंध्र प्रदेश हमारा जो स्टेट है, वो अपने कैपेसिटी को उतना यूज़ नहीं कर पा रहा है। इसका रीज़न क्या है कि बाहर से इंपोर्ट फ्री कर दोगे, बाहर से इंडोनेशिया से आएगा तो वो तो पूरा मार्केट कैप्चर कर लेगा, जो बेचारा प्रयास कर रहा था वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सरकार से गुजारिश किया जा रहा है कि आप कुछ इंपोर्ट ड्यूटी लगाओ ताकि सामान अंदर आए, थोड़ा महंगा आए और हम सस्टेन कर पाए, हम पूरा अपना यूटिलाइज कर पाए अपना कैपेसिटी को। तो देखो पाम ऑयल क्या है, शॉर्ट फॉर द रिफाइंड ब्लीच डिट्राइज पाम ऑयल, ये भी वन टाइप ऑफ पाम ऑयल है, कह सकते हो रिफाइंड वाला जो पाम होता है, इट्स कॉल्ड आरबीडी पाम। आगे देखो, अभी न्यूज़ में चला था, ये देखो इंडोनेशिया का जो सबसे एक्टिव वोल्केनो है माउंट मेरापी, ये इरप्ट हुआ है, बहुत सारे इसमें गैस वगैरह निकला, क्लाउड हॉट लावा सब निकला है, समझ गए। तो देखो ये बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड वाला आइलैंड है, जावा में लोकेटेड है, जानते हो जावा बहुत ही टेक्टोनिक, बहुत ही एक्टिव जगह है जावा, इससे पहले भी हम लोग देखे थे, है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, क्लाउड ऑफ हॉट एस और मिक्सचर ऑफ लावा एंड गैस निकला है तुम्हारा, ठीक है, विच ट्रैवल अप टू 7 किलोमीटर्स डाउन इट्स स्लोप, यानी कि कितना नीचे गया है लावा वावा निकलते हुए। तो बहुत ही भयानक दृश्य है। और जानते हो कि ये बहुत ही, जितनी पैसिफिक ओशन में जितने भी हैं सब रिंग ऑफ फायर्स के उसमें आता है, इसलिए बहुत ही एक्टिव होता है। ये देखो हमारा लगभग 200 मिलियन हेक्टेयर्स कह सकते हो क्रॉप एरिया है, एक्रिएज है, ठीक है, उसमें 45 मिलियन हेक्टेयर से तुम्हारा राइसी है, सब ज़्यादा है, 30 मिलियन हेक्टेयर से तुम्हारा लगभग वीट होता है। पुराने क्लास में जो बताए थे स्टूडेंट, सरकार का प्रयास क्या है कि अभी जो हमारा 1 से 2% ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग के अंदर आता है, उसको हम बढ़ा के कम से कम 35% कर दें, सॉरी 25% कर दें। बहुत बड़ा एम्बिशन है, ठीक है, बाय 2030, अब जो कि बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि 196 मिलियन हेक्टेयर का जो टोटल हमारा एक्रिएज है, क्रॉप अंडर कल्टीवेशन एरिया जो है, उसको हमको क्या करना है 25% तक, यानी कि 25 मिलियन, अब इसको 196 को 200 मान के चलो ना, 200 मिलियन हेक्टेयर्स में हमको 25 मिलियन हेक्टेयर्स क्या करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना है। तो पहले तो उसके लिए अपेडा को स्ट्रॉन्ग करो, तुम अपेडा को स्ट्रॉन्ग करना होगा, है ना, जैविक भारती का जो टैग देता है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। देखो करेंटली वही बोल रहा है कि लगभग वही मैंने कहा कि 1 to 2%, अभी देखो मात्र वही 1.1 मिलियन हेक्टेयर्स है तुम्हारा, वो भी तुम्हारा वही 2% के अंदर आता है। अब 2% से लेकर तुमको 25 करना है 2030 तक, तो बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है ये, बस सफल हो सकता है, समझे। आगे देखो, ये देखो 132 किलोमीटर का तुम्हारा इंडिया बांग्लादेश ये फ्रेंडशिप पाइपलाइन है, जहाँ पे डीजल वगैरह सब पास किया जाएगा, समझे ना। ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो तुम्हारा है आसाम से, वहीं पे है ना जी नुमालीगढ़, वहाँ से बांग्लादेश में जाएगा। बट इसमें देखो 125 जो किलोमीटर वो पूरा बांग्लादेश में ही रन करेगा, तो थोड़ा सा ही हमारा एरिया है। और इसके लिए भारत सरकार ने लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है लगभग, तो वहाँ 350 करोड़ का। तो भारत सरकार प्रमोट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि बांग्लादेश को भी फायदा हो और हमारा कनेक्टिविटी बढ़े, क्योंकि बांग्लादेश से साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। जो अभी शेख हसीना है वो प्रो इंडियन है, ठीक है, ये बहुत फायदा है हमारा। देखो बैंकिंग जाइंट यूपीएस अक्वायर्ड क्रेडिट सूज फॉर 3.2 बिलियन, ये है मामला क्या। देखो दोनों ही एक तरह से बैंक है, समझे, दोनों ही बैंक है, बहुत बड़ा बड़ा बैंक है। अब क्या हुआ कि क्रेडिट सूज ना, ये क्रेडिट सूज एक बैंक है, इसका वैल्यूएशन घट गया, ठीक है, इसका वैल्यूएशन घट गया तो यूपीएस ने खरीद लिया। जब ये खरीद लिया तो टोटल का घट गया, तो दोनों ही डूब गया, इस तरह का है। हाँ क्रेडिट पूरा नहीं डूबा है, मगर क्रेडिबिलिटी वो हो गया है थोड़ा, समझे ना, ये न्यूज़ में था ना। हाँ स्विट्जरलैंड का, बिल्कुल स्विट्जरलैंड का है ये। तो क्रेडिट सूज जो पूरा तुम्हारा घटा है उसको बचाने के लिए यूपीएस भी अक्वायर्ड किए हैं, ठीक है, 3.2 बिलियन का। मगर चूँकि जानते हो कि कोई भी चीज़ डूबता है, जैसे हमने इससे पहले सिलिकॉन वैली बैंक का देखे थे ना,
कैसे तुम्हारा विंटर फंडिंग के चक्कर में पूरा बर्बाद हो गया, और स्टार्टअप को ही तुम करते हो। देखो प्रॉब्लम ये है वहाँ पे क्या है कि स्पेसिफाइड कर दिया जाता है कि इसको ही लोन मिलेगा इतना। मैं इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है कि लोन जो भी मिलेगा वो डाइवर्सिफाइड है, कुछ प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग को मिलेगा, कुछ रिटेल लोन मिलेगा, कुछ ये मिलेगा। तो इसलिए इंडिया बेटर है इस मामले में, और RBI का हर समय दखल अंदाजी है, तो इंडिया इज़ फार बेटर। समझ गए ना, ये समझ में आ गया होगा तुम लोग को। आगे देखो एक तो हम जानते हैं कि ये तो फेल किया ही किया, सिलिकॉन वैली बैंक तो फेल किया ही किया है ना, लगभग डिफ़ॉल्ट हो गया उसका। सिग्नेचर बैंक भी फेल कर गया, न्यूज़ में आया था ना। क्या होता है सिग्नेचर बैंक फेल कर गया, क्यों फेल कर गया? क्योंकि ये देखो जो पैसा देता था ना, इसका इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी में था, इसका क्रिप्टो एसेट्स में इसका 25%, 20 से लेकर 25% तो वहाँ क्या क्रिप्टो करेंसी में इसका वो था, इन्वेस्टमेंट था, वो डूबा, ये डूबा। अब क्रिप्टो एसेट जानते हो क्या है? तो भावना पे चलने वाला चीज़ है क्रिप्टो करेंसी, कभी भी गिर सकता है मार्केट आपका। तो वो गिरा, और ये भी सिग्नेचर बैंक जो है बहुत इंपॉर्टेंट बैंक था, वो भी चला गया। देख रहे हो तुम लोग, एक बात गौर कर रहे हो, US का जो बैंकिंग सिस्टम है ना, वो डाइवर्सिफाइड नहीं है उतना, वो पर्टिकुलर सेगमेंट को देता है, और यही US का खासियत भी है। मगर इस क्राइसिस के टाइम में ये लोग झेल नहीं पा रहा है ठीक से, समझ गए। दूसरा देखो, कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि इंडिया में स्टैगफ्लेशन रिस्क है। अब स्टैगफ्लेशन रिस्क क्यों है? देखो होलसेल रिटेल प्राइस जो हमारा है, होलसेल रिटेल प्राइस मतलब क्या होता है? जिसमें तुम फूड और उसको हटा देते हो, है ना, फूड और तुम्हारा जो फूड और फ्यूल को हटा देते हो। अभी भी हमारा जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो भी अभी 6 के आसपास स्टिकी है, ठीक है। और उस बीच में हमारा जो GDP ग्रोथ हो रहा है वो भी उतना नहीं हो रहा है जितना तुम्हारा इन्फ्लेशन है। तो चीज़ों को समझते हुए लग रहा है कि स्टैगफ्लेशन का सिचुएशन है हमारे कंट्री में। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है कि जहाँ पे GDP भी कम है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो गया, प्रोडक्टिविटी भी कमज़ोर हो गया, ये सभी चीज़, और एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। सही बात है, एम्प्लॉयमेंट में तो बहुत पीछे चला गया भारत। बात समझ में। तो इस समय क्या करना है, ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। मैं तुम लोगों को बोल चुका हूँ स्टैगफ्लेशन का, मैं पढ़ा भी चुका हूँ इकोनॉमिक्स में। अब इसमें क्या है कि अब क्या किया जाए, रिपो रेट घटाया जाए, बढ़ाया जाए, तो दोनों में सिचुएशन खराब, समझ गया ना। अब ये देखो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये न्यूज़ में आया था। देखो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड हेग में है, नीदरलैंड का जो है तुम्हारा, उसी कन्वेंशन से बना है। इसमें अभी तक 123 नेशंस ही सिग्नेटरी हैं, ठीक है, 123। रसिया ने इसको रेक्टिफाई नहीं किया, ना ही इंडिया ने रेक्टिफाई किया है, इंडिया ने साइन नहीं किया। ये बना क्यों? ये इसलिए बना कि कोई भी वार से रिलेटेड क्राइम करता है, कोई जेनोसाइड करता है, तो उसको क्रिमिनलाइज किया जाए। दैट इज़ द वर्क ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अभी पुतिन को घोषित कर दिया इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट ने कि बाबू ये क्या है, क्रिमिनल, ठीक है। तो टेक्निकली देखोगे, देखो इस कैसे काम करता है। टेक्निकली देखोगे तो 123 कंट्री जो रेटिफाइड कर चुका है, ये पुतिन यदि उस कंट्री में चला गया तो गिरफ्तार हो सकता है टेक्निकली। मैं ये करेगा नहीं, कोई डर से करेगा ही नहीं। और हमेशा तुमको पता होना चाहिए कोमल, हमेशा से तुम लोग को बताए थे कि ICC जो तुम्हारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इसको हर समय आरोप लगता है कि अफ्रीका की तरफ ये बायस है, क्योंकि अफ्रीका का बहुत सारा लीडर को ये घसीट देता है यहाँ पे, मगर बाकी जगह पे ये इसका कोई काम नहीं है, और कोई सुनता भी नहीं है इसको। तो इसलिए एक मैसिव फेलियर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, वो तुम्हारा ICC है, समझ गए। हाँ, डॉक्यूमेंट्री और फीचर फिल्म में क्या अंतर होता है? बहुत ही गजब का सवाल पूछा, क्योंकि हम जानते हैं कि विस्पर एलिफेंट जिसको इस बार ऑस्कर मिला है, तो इसलिए सवाल उठता है कि आखिर फीचर फिल्म और डॉक्यूमेंट्री में क्या अंतर होता है। फीचर फिल्म मतलब जो 2 घंटा, 2.5 घंटा, 1 घंटा का जो देखते हो, जहाँ पे रियलिटी के साथ थोड़ा मसाला को भी दिखाया जाता है, थोड़ा मसाला डाल दिया जाता है। वो पूरा हुबहू डिट्टो नहीं हो सकता, कॉपी नहीं, हुबहू नहीं हो सकता, उस थोड़ा मसाला उसला डाल के थोड़ा एंटरटेनमेंट पर्पज से लिए बनाया जाता है। जितना ही फिल्म देखते हो सब एंटरटेनमेंट, सब फीचर फिल्म है। मगर जो डॉक्यूमेंट्री होता है वो रियल होता है, कोई भी किसी के साथ घटा है वो रियल चीज़ उसमें दिखाया गया, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री। और ये जो ऑस्कर अवार्ड मिला है वो एलिफेंट विस्पर, वो तुम्हारा उस पर ही मिला है, डॉक्यूमेंट्री पे मिला है। और कितना मिनट का है ये? 60-70 मिनट का डॉक्यूमेंट्री है शायद, हाँ इतना ही मिनट का होगा। और इतना गजब है इसमें, नाम हम भूल रहे, इसका हम देख रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे, ये हाथी का नाम कुछ होता है, बहुत ही टचिंग स्टोरी है ये। देख नहीं पाए क्योंकि उतना तो टाइम मिलेगा नहीं, वो थोड़ा सा वो देख रहे थे, उसका ना पढ़ रहे थे, ये हाथी का नाम कुछ होता है, बहुत ही अच्छा है, तुम लोग देखना टाइम मिले तो। यस, आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स अबाउट। अब थोड़ा करंट अफेयर्स, डे टू डे करंट अफेयर्स देखते हैं स्टूडेंट। देखो ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि 5 मास एक्सटेंशन तो पहले भी हो चुका है, अब हम छठा की तरफ जा रहे हैं।
मास एक्सटिंक्शन बहुत खतरनाक चीज़ है। मास एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि जो 75% जो आपका स्पीसीज था वो लुप्त हो गया, मगर कम टाइम में नहीं, कम से कम 2 मिलियन ईयर्स में होना चाहिए लुप्त। 2.8 मिलियन ईयर्स, समझते हो 2.8 मिलियन ईयर्स का मतलब कितना हुआ? 28 लाख। हाँ, 28 लाख साल में। तो 28 लाख साल का जो तुम्हारा ज्योग्राफिकल जो स्पैन है उसमें कम से कम 75% यदि स्पीसीज, चाहे प्लांट हो एनिमल हो, यदि लुप्त हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं एक्सटिंक्शन। और इस तरह का एक्सटिंक्शन हम 5 बार देख चुके हैं और छठा की तरफ हम मूव कर रहे हैं। समझ में आया स्टूडेंट? तो देखो यहाँ पे बायोलॉजी से 5 मास एक्सटिंक्शन हैव अकर्ड सिंस लाइफ बिगेन ऑन। जब से दुनिया में लाइफ आया है तब से 5 हो चुका है और छठे की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे स्पीसीज वैनिश मच फास्टर देन दे आर रिप्लेस्ड, यानी कि हो क्या रहा है अभी कि स्पीसीज जो है ना, या फिर मास एक्सटिंक्शन में होता क्या है कि जो स्पीसीज है वो जल्दी खत्म हो रहा होता है, रिप्लेस करने वाला स्पीसीज वो कम होता है, और जो एडप्ट कर गया वो जिंदा रहेगा, जो एडप्ट नहीं कर गया वो पीछे चला जाएगा, जस्ट लाइक डायनासोर्स। ठीक है, तो उसमें बताया गया, देखो देयर हैव बीन 5 मास एक्सटिंक्शन इवेंट सो फार। डायनासोर देखो 65 ईयर्स अगो ये चला गया, ठीक है, जैसे ही क्रिटेशियस पीरियड जो एंड हुआ उसमें चला गया था, समझ गया ना। आफ्टर लाइफ ऑन अर्थ फॉर अबाउट 165 मिलियन ईयर्स तक रहा, उसके बाद वो चल दिया। प्रीमियम मास एक्सटिंक्शन हुआ जो कि तुम्हारा 250 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था, जो कि बहुत बड़ा था। इसमें लगभग 95% स्पीसीज खत्म हो गए, तो सबसे भयानक था ये। हेलोसिन एक्सटिंक्शन, इसमें भी लगभग तुम्हारा ये 10,000 ईयर्स तक चला था, और इसमें भी ह्यूमन, मॉडर्न ह्यूमन जो हम अभी देखते हो, ये आया है, प्रवेश किया है हेलोसिन एक्सटिंक्शन पीरियड में, ठीक है, और ये डोमिनेंट बन के निकला है। तो वही बोला जा रहा है कि मास एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि जहाँ पे स्पीसीज तेज़ी से वैनिश करे, रिप्लेस करने के कंपैरिजन में। और 75 यदि वर्ल्ड का स्पीसीज यदि एक शॉर्ट ज्योग्राफिकल पीरियड, यानी कि ज्योग्राफिक हिसाब से देखा जा रहा है, ह्यूमन बींग के हिसाब से नहीं, यानी कि 2.8 मिलियन ईयर्स में ही वो यदि 75% आबादी स्पीसीज खत्म हो जाता है तो उसको हम कहते हैं मास एक्सटिंक्शन। एंड यस, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 6th मास एक्सटिंक्शन। 5 हो चुका है पहले। आगे देखो, डूम्सडे क्लॉक जस्ट 90 सेकेंड बिफोर मिडनाइट। ये देखो, ये पहले भी जानते हो तुम लोग। ये एक तरह से एक रिप्रेजेंटेशन है कि देखो अर्थ खतरे में है। जैसे एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ तुम लोग को कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, ठीक है, हाँ, तो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार, हाँ सॉरी कोल्ड वार जब हुआ था, सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं, जो कोल्ड वार जब खत्म हुआ तो उस समय 17 मिनट पीछे था ये क्लॉक। 17 मिनट पीछे का मतलब क्या है कि आने वाले समय में अर्थ खत्म हो जाएगा, यानी कि एक सिंबल है ये चीज़, सिंबल है। इस सिंबल बताता है कि अर्थ यदि लापरवाह रहा और हर कंट्री न्यूक्लियर आर्म्स रेस में शुरू हो जाए तो बहुत जल्दी ही अर्थ खत्म हो जाएगा। दैट्स अ रिप्रेजेंटेशन। और ये वाला जो इनिशिएटिव लाया था नन अदर दैन द मेंबर्स ऑफ, हाँ बिल्कुल, अल्बर्ट आइंस्टाइन भी इसके मेंबर रहे हैं, ठीक है, एक मेंबर होते हैं, अभी बताएंगे थोड़ी देर में। उस बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट, ये एक ग्रुप का नाम है, ठीक है, जो कि 1955 में अल्बर्ट आइंस्टाइन बनाए थे, और भी रोबर्ट साइंटिस्ट थे, और भी साइंटिस्ट थे, और जो काम करे थे मैनहट्टन प्रोजेक्ट पे। मैनहट्टन प्रोजेक्ट मतलब जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने, जो बताओ खुद ही मैनहट्टन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बना रहे थे ये लोग, और खुद ही इस तरह का क्लॉक डिजाइन किए। क्योंकि देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी बहुत दुख हुआ था जब जापान और हिरोशिमा में जब बम फूटा था ना, तो बहुत इनको बहुत दुख हुआ था इस चीज़ को लेके कि हमारा जो अध्ययन है, हमारा जो प्रयास है, जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी इतना खत्म हुआ है, तो उनको दुख हुआ था इस चीज़ को लेके। ठीक है स्टूडेंट, देखो वहाँ पे जिस तरह रसिया यूक्रेन पे अटैक कर रहा है और जिस हिसाब से न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ते चला जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जो आर्मेगेडॉन है, क्या होता है इसका मतलब? आर्मेगेडॉन का मतलब क्या होता है? हॉली बुक बाइबल को यदि खोलोगे ना तो उसमें कहा गया है कि इविल वर्सेस गुड, यानी कि बैड वर्सेस गुड में लास्ट स्टेज जहाँ पे स्थिति बहुत खराब है, ये होली बाइबल से लिया गया है ये टर्म। ठीक है, तो ये आखिर प्रमोट कौन किया? ये डूम्सडे जो क्लॉक है ये प्रमोट किया है तुम्हारा बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट ने। ठीक है, और अभी का स्थिति देखोगे तो मात्र हम 90 सेकंड पीछे हैं मिडनाइट से। मैं तो 12 बजने में केवल 90 सेकंड पीछे हम लोग। 12 बजा मतलब पूरा अर्थ खत्म हो गया, कहने का मतलब ये है। अवेयर करने के लोग इतना न्यूक्लियर आर्म्स मत चलाओ, इतना एक्सप्लोजन मत करो, ये बताने के लिए। देखो जो फाउंड किए तो बता दिए तुम लोग को। इट मूव द क्लॉक 10 सेकंड क्लोजर देन द लास्ट ईयर। देखो लास्ट ईयर कंपेरिजन में इस बार 10 सेकंड बहुत तेज़ी से गया है। ठीक है, क्योंकि इस समय जो देखो आप तुम खुद देखो, जापान, ये नॉर्थ कोरिया देखो, ईरान देखो,
अभी देखो चाइना 350 न्यूक्लियर वार हेड्स है उसके पास, अब बोला कि 1000 बना लेंगे हम 2030-35 तक। तो इस तरह का टीका टिप्पणी करने का मतलब क्या है कि डूमस्टॉक क्लॉक तो और नज़दीक जाएगा। एक सिंबल रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा नहीं, ये भविष्यवाणी नहीं करता, ये बताता है कि देखो बच के, नहीं तो अर्थ खत्म हो जाएगा, ये बोलने का मतलब है यहाँ पे। तो देखो वही जो चीज़ बताया वही देखो लास्ट में लिख दिया गया है कि न्यूक्लियर जो वेपन जो चाइना में बढ़ रहा है, ईरान में बढ़ रहा है, ईरान में जानते हो यूरेनियम इनरिचमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, मिसाइल टेस्ट हो रहा है तुम्हारा नॉर्थ कोरिया में, है ना, एनिमल डिजीज जो आ रहे हैं कोविड-19 टाइप का, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट वाला, ये सब की वजह से अर्थ खत्म हो सकता है। ठीक है, इसलिए 90 सेकेंड हम लोग पीछे हैं। आगे देखो व्हाट एग्जैक्टली इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो इसके बारे में तुम लोग पढ़ चुके हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, सही बात है ना, यानी कि जितना हमारा डिवाइस स्मार्ट होगा उतना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो वही बोला कि देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस जो डील करता है कि तुम्हारा मशीन कितना स्मार्ट हो, ठीक है, और उसके पास ह्यूमन की तरह ही थिंकिंग पावर हो। जैसे ह्यूमन इतना तेज़ी से सॉल्व कर देता है तो मशीन भी तेज़ी से सॉल्व कर दे। जो देखते हो ना ह्यूमन बीइंग कितना चालाक होता है, तुम उसको सिखा के भेजा है कोई चीज़ करने के लिए, उसको प्रोग्रामिंग कर दिया, मैं देखा कि सिचुएशन अलग आ गया तो फिर अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो ये देख लो ना ह्यूमन बीइंग कितना तेज है। जैसे मान लो कि किसी बच्चे को तुमने बोला कि जाओ सिगरेट लेके आओ, लेट्स एग्जाम्पल दे रहे हैं, और बच्चा उतना ही बच्चा नहीं है तो वो देखा कि तुम्हारे पापा जी वहाँ खड़े हैं, वो तुरंत बदल देगा कि नहीं हम अपना चॉकलेट लेने के लिए आए हैं। समझ रहे हो? अब यदि तुम रोबोट को भेजता, कर पाता रोबोट? बोलता आपके लिए भी है तो रोबोट भी मार खाता और रोबोट को जो बनाया वो भी मार खाता। देखो तो डेवलपिंग सिस्टम हैविंग इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन इज ऑल अबाउट योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि ह्यूमन को मिमिक कर दे, ह्यूमन को कॉपी कर दे, जो इंटेलिजेंस। तो ऐसे मशीन क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है स्टूडेंट। सब देखो जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया गया है कि द टर्म इज यूज फॉर द प्रोजेक्ट रिलेटेड टू डेवलपिंग सिस्टम हैविंग इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस, जिसका ह्यूमन के साथ मैच करता हो, जिसके पास एबिलिटी हो कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस को भी वो यूज़ कर सके, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर्म्स द बेसिस फॉर ऑल कंप्यूटर लर्निंग विद फैसिलिटेट्स कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या है कि कंप्यूटर खुद ही लर्न कर रहा है, बताए थे ना उस दिन, खुद लर्न करना और खुद ही स्टेप्स लेना, और जितने ही पास्ट एक्सपीरियंस डेटा है उस डेटा से वो सीखेगा और सेल्फ करेक्टिंग वाला कैपेसिटी रहेगा। यहाँ पे देखो जैसे एग्जांपल देखो, आज जैसे चैट बोट हो गया, चैट जीपीटी हो गया, न्यूज़ में अभी है ना, इसमें देखो क्या नहीं, ऐसे जोक्स, पोएट्री, जॉब एप्लीकेशन एक ही बार में निकल जाता है। इससे याद आया मुझे माइक्रोसॉफ्ट का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था चैट जीपीटी ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ओपन एआई ने प्रमोट किया चैट जीपीटी, उसमें लगभग 50 से लेकर 60% तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट का है। अब माइक्रोसॉफ्ट का अपना ही सर्च इंजन है बिंग करके, उसमें इंटीग्रेट करने का बात था, है ना। इधर फिर काउंटर तुम्हारा लाया है गूगल ने भी, और चाइना भी अपना ही लॉन्च कर रहा है। देख रहे हो यहाँ पे भी टेक वार चल रहा है। यहाँ पे देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोले कि आर्टिफिशियल यानी कि आर्टिफिशियल फॉर ऑल ऑन द ओकेजन ऑफ फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो हम भी 2021 में बोले हैं, मोदी जी बोले हैं कि सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए, सब फायदा उठाए इसका, ठीक है। जैसे ये ज्वाइंट वेंचर है हमारा, जो भी एआई पोर्टल है, बताए थे तुम लोग को, ये मैती का ये तुम्हारा ज्वाइंट वेंचर है और तुम्हारा NEGD एंड नास्कॉम का, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का देखो 2023 और 24 का भाषण उठा कर देख लो, तो उन्होंने कहा है कि हमारा विज़न है कि मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया एंड मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क फॉर इंडिया, यानी कि भारत में ही इकोसिस्टम होना चाहिए और भारत के लिए बेटर होना चाहिए। इस तरह का उनका भाषण रहा है। अब यहाँ पे देखो ALM इज मोर डाइवर्सिफाइड इन इंडिया, यही मैं बोल रहा हूँ कि आखिर भारत अब जैसे बैक टू बैक अभी जस्ट देखें सिग्नेचर बैंक फेल कर गया यूनाइटेड स्टेट्स में, उससे पहले तुम्हारा दूसरा बैंक सिलिकॉन वैली बैंक फेल कर गया। क्या इंडिया में चांस है? तो इंडिया में चांस नहीं है, जो उस समय बोल रहे थे। देखो दो द SPV यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक डिवेल हाईलाइट द नीड टू मैनेज एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। जिस तरह सिलिकॉन वैली बैंक का दुर्दशा हुआ है, यहाँ से हमें कहीं ना कहीं हमें मिलता है कि हम भी थोड़ा सा संभल के चलें। मैं इंडिया को घबराने की बात नहीं है, क्यों? क्योंकि इंडिया में जो बैंक क्रेडिट है वो सब पूरा मिक्स्ड है, यानी कि डाइवर्सिफाइड है, समझे ना। इंडिया में ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। देखो रीजन क्या दिया गया है कि बैंक्स इन इंडिया हैव अ मैसिव रिटेल बेस, हमारा रिटेल बेस ज़्यादा है, समझे, अलग अलग लोन जाता है। यदि मैं बात करूँ लोन का, जो भी लोन देती है जो कि एसेट है, एसेट मतलब क्या होता है? देखो जैसे
जो बैंक जो कमाती है, डेट कॉल्ड एसेट। बैंक कैसे कमाती है? रिटेल लोन दे के, है ना, कॉर्पोरेट लोन दे के, और बहुत सारा बैंक तो अपना उसमें भी खर्च करती है, सेकेंडरी मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में, भारत सरकार का बॉन्ड खरीद के। तो इस तरह करोगे तो कम से कम इंडिया में लगभग 60% तक इस तरह इन्वेस्टमेंट है बैंक का, और सब वाइबल है, सब डाइवर्सिफाइड है, एक जगह पर नहीं है, अलग जगह पे है। तो रिस्क होगा तो एक जगह पे होगा ना, पूरा तो कॉन्टेंजेंट रिस्क तो नहीं होने वाला है कि पूरा रिस्क ही हो गया टोटल। तो रिस्क होगा तो एक जगह पे होगा, वो रिस्क को उस रिस्क को कंपनसेट कर देगा दूसरा वाला चीज़ से। इसलिए इंडिया बेस्ट है इस मामले में। वही बताया गया देखो कि इंडिया क्या, जबकि ये चीज़ सिलिकॉन वैली में मात्र 35% तक था ये, इसलिए क्रैश कर गया सिलिकॉन। और सिलिकॉन वैली का जो प्रॉब्लम था वो इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम था, वो क्रेडिट प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट किया था वो ट्रेजरी बिल में, और अचानक क्या हुआ कि फेडरल रिजर्व बढ़ा दिया इंटरेस्ट रेट, तो बढ़ा दिया तो बॉन्ड प्राइस घट गया, जानते हो बॉन्ड प्राइस घट गया, तो अब वो इस कगार पर रहा ही नहीं कि जो स्टार्टअप जो पैसा मांग रहा है वो नहीं दे सका, और इसलिए उसने बॉन्ड बेचा सस्ता दाम में भी और कोलैप्स कर गया वो। तो वो इन्वेस्टमेंट रिस्क था, समझे ना। और इंडिया में क्या है, पूरी तरीके से डाइवर्सिफाइड है, वही चीज़ बार बार यहाँ बोला जा रहा है। देखो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इज टाइटली रेगुलेटेड, भारत में बहुत अच्छे से रेगुलेट किया जाता है जो भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, ठीक है। उसमें तुम्हारा आरबीआई का बहुत बड़ा रोल है। आरबीआई पहले से बोलती है कि कौन सा तुम्हारा सेल के लिए अवेलेबल है और कौन सा तुम्हारा मैच्योरिटी के लिए अवेलेबल है, जो भी बॉन्ड है, तो उस पर आरबीआई का बहुत अच्छा पकड़ है, जिसके वजह से तुम्हारा बैंक सब बहुत अच्छे स्टेट में है। देखो पिछले बार भी आरबीआई ने बोला ना कि रिवर्स रिपो रेट अब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के रूप में चलेगा, जहाँ पे आरबीआई क्या करेगी, कोलेटरल नहीं देगी। पहले आरबीआई को कोलेटरल देना पड़ता था ना, इसमें चेंजिंग क्या हुआ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में रिवर्स रिपो रेट के बदले में ये काम करेगा तुम्हारा एसडीएफ। इसमें आरबीआई को कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है, याद है ना, हम बताए थे, तो बार बार छापना कोलेटरल बनाना पड़ता था। ये देखो यहाँ पे 86 देख लो स्टूडेंट, अकाउंट एग्रीगेटर, हम जानते हैं इसके बारे में, हम लोग एमएसएमई में पढ़े थे कि एमएसएमई को प्रमोट करना है। बताओ कौन सा था वो प्रोग्राम भारत सरकार का, तुम लोग को याद है? हाँ ऐसे कुछ था ना, एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए जो है, तो उसके लिए अकाउंट एग्रीगेटर होगा। अकाउंट एग्रीगेटर काम क्या है कि जो भी तुम्हारा जो भी पर्सन्स है, जो भी एमएसएमई लोन लेना चाहता है, उसके बारे में टोटल वहाँ बना दे, है ना, पूरा डेटाबेस बना के उसमें फिट कर दे, और बैंक या जो भी दूसरा सिस्टम है वो देख लेगा और उस हिसाब से उसको लोन दे देगा। यही कारण था एग्रीगेटर का, बिल्कुल वही आया है, देख सकते हो तुम लोग। आगे देखो, कई वायरस है ना, कई वायरस की वजह से लंग कैंसर सब भी हो रहा है, ये बहुत ही डेंजर सिचुएशन है। देखो इसको जूम करके देखोगे ना तो तुमको पता चलेगा कि एक तुम्हारा एक तरह का जो वायरस की वजह से पॉपकॉर्न लॉन्ग डिजीज सब हो रहा है, ठीक है, डिजीज का नाम है पॉपकॉर्न लॉन्ग डिजीज, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द वायरस। आगे देख लो, देखो हम लोगों ने इससे पहले एक डे टू डे करंट अफेयर्स में देखा था, तो उसमें देखा था कि 2015 से लेके अभी तक भारत सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किया गया है करप्शन को ख़त्म करने के लिए। सही बात है ना, बताए थे। तो कहीं ना कहीं वही कारण है कि जिसकी वजह से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। देखो लगातार बढ़ा है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, देख रहे हो, एक्चुअल देख लो, जो बजट एस्टिमेट था उसके कंपैरिजन में ज़्यादा हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 21 का देख लो, 22 का देख लो, तो इसका जो एट्रीब्यूट है जाता है सरकार का जो 5-7 साल का जो प्रयास है, चाहे वो जीएसटी के रूप में प्रयास हो, चाहे नोटबंदी के रूप में प्रयास हो, इसके वजह से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। देख रहे हो फॉर्मल कर रहा है कि नहीं कर रहा सरकार, इनपुट टैक्स क्रेडिट उसी को देगी यदि कोई तुम्हारा जीएसटी पोर्टल में रहेगा, है कि नहीं, ये बताओ तो, इसलिए डायरेक्ट टैक्स बढ़ा है। आगे देख सकते हो, चिली देखो, ये तो हम लोगों ने देखा ही था। चिली देखो, चिली के पास सबसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स है, बट इससे भी खतरनाक डिपॉजिट्स उसके पास है, जॉर्जिया। हाँ ये बोलविया है, वेरी गुड, बोलविया है, वो दूसरे स्टेज में है, वो ऊपर वाला स्टेज में नहीं है, इसका अलग 3-4 स्टेज होता है ना निकालने के लिए। बहुत अच्छा याद है तुमको। बोलविया एक्चुअल में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट, वो वाइबल नहीं है, उसको निकाला नहीं जा सकता है। जो वाइबल जो निकाला जा सकता है वो चिली का है। देखो कितना है, लगभग 9 मिलियन टन्स है, और अभी जो जम्मू एंड कश्मीर में मिला है हमारा, तो उस हिसाब से हम थर्ड में आ जाएंगे, बट अभी भी 2 स्टेज क्रॉस करना है हमें, हम थर्ड स्टेज पे, G3 स्टेज पे हम लोग, समझ गए ना, तो इसलिए हम पीछे हैं, समझ गए ये चीज़। देखो ग्रोइंग इंटरेस्ट बर्डन फॉर स्टेट्स, अब देखो प्रॉब्लम क्या है, अब जिस हिसाब से स्टेट लोग है ना पैसा जो लेती है मार्केट से, इसकी वजह से इंटरेस्ट बढ़ रहा है। जब स्टेट के ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ेगा तो किसके ऊपर बढ़ेगा,
नागरिक के ऊपर बढ़ेगा, नागरिक से ही टैक्स उठाया जाएगा और तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ा जाएगा। तो वही चीज़ आया, देखो कि एक्चुअल देखो कितना है तुम्हारा यहाँ पे, कितना बढ़ा है तुम्हारा इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है, यानी कि मतलब जो कर्ज लिया था उसका इंटरेस्ट देने में कितना जा रहा है स्टेट सबका। देखो 28,000 कितना है, देखो 28,000 करोड़ दिख रहा है ना तुम लोग को। उसका देखो उत्तर प्रदेश का 27,000 करोड़ जा रहा है, महाराष्ट्र का 26,000 करोड़ जा रहा है। तो इस तरह तो बेचारा पूरा पैसा चला जा रहा है इसका, ठीक है। यदि शेयर ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्रीजेस, देखो बढ़ते चला, वेस्ट बंगाल का बहुत बड़ा है एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब थोड़ा रैंडम थॉट्स देख लेते हैं, यानी कि स्टेट लोग ना जो फिजिकल प्रूडेंट मैनेजमेंट होना चाहिए वो नहीं है। स्टेट लोग पैसा उठा रहा, देखो स्टेट को भी तो बोल ही दिया गया था कि अक्रूवल बेस्ड बजटिंग सिस्टम प्रैक्टिस करिए। आगे देखते हैं स्टूडेंट कि जो मैक्सिमम टेन्योर होना चाहिए एमडी और सीईओ का पब्लिक सेक्टर बैंक में कितना होना चाहिए कोमल? 10 ईयर्स तक होना चाहिए, हाँ 2 टेन्योर तक होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा ये, ठीक है। 10 ईयर्स तक, वेरी नाइस। जीएसटी ऑन गेम्स ऑफ स्किल, ठीक है, ये तुम्हारा 28% है। गेम्स ऑफ चांस ये तुम्हारा 18% है। हॉर्स रेसिंग ये भी 18% है। कैसीनो तुम्हारा वो भी 18 या 28% होगा, इसलिए गलत है ये, देख लेना। 18% सबका नहीं है। जीएसटी ऑन गेम्स ऑफ स्किल उसमें 28% है, तो इसलिए गलत स्टेटमेंट हो जाएगा ये। सीमेंट देखो हम 28%, इसी चीज़ को लेकर बोलते थे ना कि एक्सपर्ट ने क्या किया, एक्सपर्ट ने क्या बोला कि लगभग 65 से लेकर 70% जो सीमेंट खपत हो रहा है वो रिटेलर कर रहा है, तुम्हारे और मेरे जैसा आदमी कर रहा है घर बनाने के लिए, और आप 28% जीएसटी लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए कम करो। तो 18 नहीं है 28 है, इसलिए प्रॉब्लम है। 284 देख लो। अच्छा बताओ तो कोमल क्या होगा, इसका सही है कि गलत है? देखो तो जरा, टाइम है तो तुम लोग भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करो अभी। गलत है, वेरी नाइस। क्या होना चाहिए इसमें? देखो यहाँ समझो, ठीक है, उतना टाइम नहीं है मगर सही तो बोल दी हो। अभी ये समझो, इधर ध्यान दो। 19 क्लॉज 1, देखो इसका पता है कोमल का क्या है, इसको सब पता है, बट सी कांट। 19 क्लॉज 2 में ये फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया गया। हाँ बिल्कुल, मूवमेंट ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया गया। हाँ, स्पीच को भी किया गया है। उस सब में जितना भी तुम्हारा, देखो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कुछ भी बोल सकते हो, बट वही चीज़ 19 क्लॉज 2 में क्या दिया, रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। रिस्ट्रिक्शन में तुम्हारा क्या दिया गया है, रिस्ट्रिक्शन में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दिया गया है, बट सेडिशन नहीं दिया गया। सेडिशन के लिए अलग से ही तुम्हारा इंडियन पेनल कोड है 124 124 है ना ए, हाँ बिल्कुल, इसलिए सेडिशन वाला नहीं होगा इसमें, समझ गए ना। दूसरा देखते, चलो ये बताओ तो तुम लोग, ये गलत है, ये सही है, गलत कैसे है ये? टोटल ये सही है, पूरा आबादी यदि जोड़ दोगे तो 19.3 टोटल मुस्लिम माइनॉरिटी है, और उसमें जो सबसे पहला माइनॉरिटी है वो मुस्लिम है 14%, ठीक है। उसके बाद क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन तुम्हारा कितना है, क्रिश्चियन लगभग 2 या 3% के बीच में है। उसका 1.7% है। बुद्धिस्ट 0.6% के आसपास, ऐसे कुछ 0.6 0.7 के आसपास है। जैन्स बहुत नीचे है, पारसी तो और नीचे है। एक सही क्रोनोलॉजी दिया गया है। देखो जोशीमठ, हम जानते हैं जोशीमठ के बारे में, जो न्यूज़ में देखे थे। देखो जोशीमठ 2 थ्रस्ट के बीच में पड़ता है, एक तुम्हारा मेन सेंट्रल थ्रस्ट और तुम्हारा एक है वैकृता थ्रस्ट, ठीक है। इसलिए ये बहुत ही सिस्मिक एक्टिव टेरेन पड़ता है, और इसलिए क्या बोले, दो एक तरह से कैसे तो प्लेट टाइप का, लोग सिंपल टर्म में प्लेट जहाँ पे कन्वर्ज होते हैं, समझे। थ्रस्ट है जहाँ से एनर्जी रिलीज होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्लेट कह सकते हो तुम लोग। तो इसलिए ये सिस्मिक एक्टिव टेरेन है, इसलिए जानते हो मड था ना जी, मड के ऊपर बैसा हुआ था ये। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो 2021 से लेकर 22 जो शुगर ईयर होता है, नेशन हैज़ बीन रिकॉर्ड आउटपुट ऑफ शुगर, सही बात है, बहुत ज़्यादा सरप्लस शुगर गलत हुआ है इनफैक्ट, और उसी वजह से मोदी जी बोले हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग करवाओ ये लोग को, इथेनॉल ब्लेंडिंग, याद है ना। आगे देखो स्टूडेंट, ये देख लो कि जो चैंगसाइट है जिसमें हेलियम 3 है, और ये 6th मिनरल मटेरियल है जो कि मून से मिला है। अभी तक मून से 6 मटेरियल लाया गया है, और ये नासा का नहीं है, ये यूएस का नहीं है, ये चाइना का है, ठीक है, ये चाइना का है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो बिल्कुल ये कन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस बार्ड इज कंसिडर्ड राइवल टू, सही बात है, गूगल ने भी अपना किया है ना, वही हम बोल रहे थे, गूगल ने भी अपना बार्ड लाया है, ठीक है। बार्ड इसलिए लाया है ताकि जो ओपन एआई ने ChatGPT किया है, ये बार्ड क्या कर सके, उसको कम्पीट कर सके। और हम देखेंगे आने वाले समय में चाइना के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग
करेक्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट ये। देखो इन जनरल जो एमजी नरेगा का जो टोटल एक्सपेंडिचर था यूनियन बजट में वो रिसेंट टाइम में घटा है, सही बात है कि नहीं है? इसलिए गलत है, इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं, इज सीइंग डिक्रीजिंग ट्रेंड ड्यूरिंग द घटा है डिक्रीजिंग ट्रेंड ड्यूरिंग द प्रीवियस डिकेड, घटा है। इस बार तो हद कम दे दिया है, इस चीज़ को लेकर क्रिटिसिज्म भी हो रहा था, ठीक है। देखो बोथ मिसल्स एंड रूबेला आर डेंजरस फॉर चिल्ड्रन, नो दोनों चिल्ड्रन के लिए नहीं है, मिसल्स चिल्ड्रन के लिए है बट रूबेला महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए बहुत खतरनाक होता है, समझ गए ना। और दोनों इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, ये तो है दोनों ही, इसलिए MMP वैक्सीन दिया जा रहा था ना, मिजल्स मॉम्स एंड रूबेला के लिए, हाँ MMR बोले, MMR वैक्सीन दिया जा रहा था इस चीज़ को लड़ने के लिए। तो मिसल्स चिल्ड्रन से रिलेटेड, रूबेला तुम्हारा वुमेन से रिलेटेड। हाँ देखो ये इकोनॉमिक्स का आगे जो तुम लोग को पढ़ा चुके हैं हम वो इकोनॉमिक्स मॉड्यूल में, कि जो इन्वर्टेड यील्ड कर्व होगा, इन्वर्टेड यील्ड कर्व समझ रहे हो, कर्व नीचे चला जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि लॉन्ग मैच्योरिटी के लिए कम पैसा दिया जा रहा है और शॉर्ट मैच्योरिटी के लिए ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड यील्ड कर्व। इन्वर्टेड यील्ड कर्व का मतलब क्या है कि रिसेशन होने वाला है, रिसेशन होने का चांसेस रहता है ऐसे, और यदि कर्व स्टिप हो जाए, कर्व ऊपर चला जाए ऐसे करके, स्टिप कर्व बताए थे ना फिगर में, तो उसका मतलब क्या कि इन्फ्लेशन आने का टेंडेंसी है, करेक्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट ये। हाँ तुम बताओ अभिषेक, उस दिन ORS का बात किया था डिबेट में, बताओ तो ये आंसर सही है? 298 सॉरी हाँ 293 बताओ तो, ठीक बाबराव को ही समझो केवल हम कंट्रोल में थोड़ी रहते हैं। हाँ वेरी नाइस, चीनी ज़्यादा होता है। सुनो जैसे 1 लीटर है, ठीक है ना, 1 लीटर है तो तुम्हारा उसमें 30 से 35 ग्राम पड़ेगा वो सॉल्ट पड़ेगा, ठीक है, 5 स्पून पड़ता है, 5 या 6 स्पून पड़ता है, सॉरी शुगर पड़ता है, और 3 या 5 ग्राम केवल सॉल्ट होगा, सॉल्ट सबसे कम मात्रा में दिया आता है, तो इसलिए गलत स्टेटमेंट है। मोर शुगर इज नीडेड एज कम्पेयर टू सॉल्ट इन प्रिपेयरिंग ORS, समझ गए ना स्टूडेंट। ये देखो ग्लूटेन फ्री फूड्स आर यूज फॉर द पीपल हुएवर आर सफरिंग फ्रॉम द सेलिक डिजीज, सही बात है ना। सेलिक डिजीज जो क्या है, ये तुम्हारा गट से रिलेटेड है, यानी कि पेट इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, तो उसको कहा जाता है कि आप व्हीट का मत खिलाओ इसको, और इसके लिए मिलेट्स ज़रूरी है, वेरी नाइस मिलेट्स। देखो यहाँ पे इंडिया हैज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ डे लाइट सेविंग टाइम, सही बात है, इंडिया कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है डे लाइट सेविंग टाइम का, ठीक है। डे लाइट सेविंग टाइम मतलब एक पढ़ाए थे तुम लोग को, बताए होंगे हम शायद, देखो तो थोड़ा गूगल में चेक करो तो दिमाग से निकल गया, देखो तो चेक करो तो डे लाइट सेविंग टाइम बताए थे किसी से बताए थे तुम लोग को, डेटे टू करंट अफेयर्स में बताए थे। निकला क्या है बताओ? Daylight saving is the practice of turning the clock ahead as warmer weather approach and back it becomes करेक्ट। जैसे देखो चाइना में क्या है कि समय के हिसाब से क्लॉक पीछे कर दिया आता है ताकि वो यूनिफॉर्मिटी रहे, जैसे क्लॉक जानबूझ के पीछे कर दिया आता है वेदर कंडीशंस को देखते हुए। इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में हम लोग जो भी पास होता है उत्तर प्रदेश से, प्रयागराज से जो भी पास होता है उसी हिसाब से पूरा इंडिया में है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में जल्दी सुबह हो उसे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो डे लाइट सेविंग टाइम का मतलब क्या होता है, क्लॉक को जानबूझ के मैनिपुलेट कर रहे हो ताकि काम तुम्हारा नॉर्मल रहे, बट हम वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जो कंट्री नियर द इक्वेटर डू नॉट एक्सपीरियंस हाई वेरिएशन डे टाइम आवर्स विद सीजन, इसलिए ये प्रैक्टिस नहीं करते। हाँ नहीं करते हैं, इंडिया भी नहीं करता, बट रसिया देख लो, चाइना देखो, चाइना के टर्म्स में आया था ये न्यूज़ में, बताए थे चाइना वो चेंज करने वाला है, क्योंकि चाइना का ईस्ट में जानते हो ना। पर बॉइलिंग मेक्स कुक्ड राइस मोर न्यूट्रिशियस, सही बात है। देखो पर बॉइलिंग का मतलब होता है, देखो राइस जब कल्टीवेट होता है, सॉरी हार्वेस्टिंग होता है, तो उस समय ब्रोकन राइस टूट के बहुत सारा गिरता है, गौर याद करो। तो इसलिए ये तेलंगाना गवर्नमेंट से रिलेटेड है तुम्हारा। तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि जब पर बॉइलिंग हो तो उसी समय ना वो क्या करेगा, MSP के दाम पे वो मंडी में बेचने का प्रयास करेगा, और वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, यानी कि वो उसमें ब्रोकन राइस ज़्यादा नहीं टूटता है। पर बॉइलिंग का मतलब उसमें ब्रोकन राइस नहीं टूटेगा,
और जो हार्वेस्टिंग करने का टाइम होगा वो भी डिफरेंट होगा, वो लास्ट वाला नहीं होगा, क्योंकि लास्ट वाला हार्वेस्टिंग करने से क्या होता है कि राइस बहुत टूट के निकल जाता है। तो पर बॉइलिंग बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, जिससे तुम्हारा राइस में ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं। और तेलंगाना गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमको मंडी में बेचने का अधिकार मिलना चाहिए, और यदि ये खाता है लोग सब तो लोग को बहुत फायदा होगा, समझ गए, इसलिए न्यूज़ में आया था। ये 1-1.5 साल पहले की कहानी है। हाँ, अक्रॉस द वर्ल्ड देखो, जो पॉपी कल्टीवेशन सब ज़रा अफगानिस्तान में है, और पॉपी मतलब क्या, ओपियम, अब बिल्कुल अफगानिस्तान होगा, है ना। देखो इन टाइम्स ऑफ हीट वेव्स, देखो आप देखो ये इतना खूबसूरत दिया गया है, मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ। देखो हीट वेव्स यानी कि हीट वेव मतलब ज़्यादा गर्मी पड़ना, यदि ज़्यादा गर्मी पड़ेगा तो बताओ तो तुम लोग सोलर पैनल का जो एफिशिएंसी है बढ़ जाएगा घट जाएगा। ऐसे तो कॉमन आदमी सोचेगा तो सोचेगा कि जितना भी फोटोवोल्टाइक में जितना भी रेडिएशन आएगा तो उतना बढ़ेगा, मैं ऐसा नहीं है। जितने भी प्लेट होते हैं सब कैलिब्रेटेड होता है कि 30 डिग्री 35 डिग्री इस तरह। अब उससे ज़रा एक्सीड हो गया तो इलेक्ट्रॉन का फ्री मूवमेंट नहीं हो पाएगा। आफ्टर ऑल करता है क्या कि जो भी स्टैक होता है तो एक्साइट होता है इलेक्ट्रॉन और तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है, मगर 1 डिग्री के बाद यानी कि 35 एक सर्टन डिग्री के बाद यदि अधिक बढ़ जाए, हीट स्ट्रोक का मतलब क्या है, हीट वेव्स का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है तो उसमें फ़ायदा नहीं होगा, एफिशिएंसी डिक्रीज होगा। और ऐसे भी हम जानते हैं कि ओवरऑल हम यदि बात कर दें सोलर पैनल का तो 25 से 30% ही एफिशिएंसी है, और हीट वेव ज़्यादा है तो और एफिशिएंसी घट सकता है, ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा स्टूडेंट। देखो इन इंडिया स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स ऑन वेरियस कम्युनिटी कैन बी इम्पोज बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सही बात है, कम्युनिटी पे है ना, जो स्टॉक होल्डिंग इतना ही इतना नाम होना चाहिए ऐसा, वो दोनों ही कर सकता है, दोनों ही सरकार कर सकता है, देख सकते हो तुम लोग, ट्रू है। लास्ट देखो, हाँ, अक्रॉस द वर्ल्ड मच ऑफ द इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ बिलियनर, जो अभी बिलियनर का जो बढ़ा है, वेल्थ बढ़ा है, स्पेशली कोविड के बाद 2020 से लेकर 2022 तक, इसका कहीं ना कहीं श्रेय जाता है अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी। ये करेक्ट बात है, क्योंकि ये लोग खूब कमाए हैं पैसा होकर के, कोई शेयर मार्केट में खर्च किया है, वहाँ से उसको कमाई हुआ है तो वेल्थ बढ़ते चला गया। इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, दैट्स इट।